So students, in the last part of the video we have discussed the various major features and all with the help of various case studies. In this part we will see about the different demerits and merits, and we can say the broader meaning and some differences between democratic and non-democratic form of government. So let's start. We are starting with the demerits first. What happens? Democracy or democratic form of government is not free from what? Malpractices or some disadvantages, or we can say demerits. There are many kind of demerits or disadvantages which exist in our democratic form of government. Now some of there are about those we will talk. Like first one is instability. ठीक है. अब जैसे डेमोक्रेसी में आपको पता है कि हर 5 इयर्स में, कुछ कंट्रीज में 6 इयर्स में क्या हो रहा है, इलेक्शंस होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से इनस्टेबल हो जाता है पूरा सिस्टम. लॉन्ग टर्म तक स्टेबिलिटी नहीं होती और इनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं रेगुलेशंस में, पॉलिसीज में, ठीक है, वर्किंग सिस्टम में. तो इसकी वजह से हर 5-6 साल बाद क्या होता है, पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है. कई बार जो नए लीडर्स आते हैं तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टार्ट कर देते हैं. जैसे अगर आपको पता होगा लास्ट टाइम जो राजस्थान में भाजपा की गवर्नमेंट थी तो क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को जो थे जियो के फ़ोन फ्री में मिले थे. ओके, लेकिन जब ये कांग्रेस वाली गवर्नमेंट आई तो बहुत सारे लोगों को के पास जो स्टॉक बचा हुआ था तो वो लोग ये साफ क्लियर कर रहे थे कि भाई हमें नहीं पता आपके अकाउंट में जो 1500 रुपये है वो आएंगे या नहीं, क्योंकि अब क्या हो चुकी है, गवर्नमेंट बदल चुकी है. तो गवर्नमेंट बदलती है उसका मतलब उनके जो पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह थे, प्लान्स वगैरह थे, वो भी बहुत सारे उसमें भी हमें बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि अब नए लीडर्स हैं, नई पॉलिसीज एग्जीक्यूट करेंगे. So there is instability in the system. This is one of the big disadvantages of democratic form of government. Now if we talk about next demerit, there is no scope for morality. यानी मोरल प्रिंसिपल्स जो है, जो आदर्श वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ पर काम नहीं करती है. बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन होता है. लोग पावर के लिए, अपने पावर के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए अपने सारे मोरल प्रिंसिपल्स को भूल जाता है. किसी भी तरह की रॉन्ग प्रैक्टिसेस वो आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ओनली टू गेट और विन पॉलिटिकल पावर. नेक्स्ट इज समटाइम्स इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. ये आप जो मेरिट्स वाला जो पार्ट है उसमें भी देखेंगे, इसको दोनों तरह से हम इसमें इसको लिखेंगे. डिलेस इन डिसीजन मेकिंग. देखो बहुत सारे लोग इसमें क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में काम कर रहे हैं. आप देखते हो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में कितने लंबे लंबे टाइम तक पर्टिकुलर इश्यूज पे, प्रोजेक्ट्स पे क्या होता है, डिबेट्स चलते रहते हैं. तो ऑल्दो वी नो दैट मैनी हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन सिंगल हेड. बहुत ज़्यादा लोगों अगर काम करेंगे तो कुछ बेटर ऑप्शंस निकल कर बाहर आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत बार क्या होता है कि अननेसेसरी डिलेज हो जाती है चीज़ें, किसमें, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वहीं हम अगर देखें तो डिक्टेटरशिप में अगर, या फिर अगर बात करें रूलर्स वाले गवर्नमेंट में, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो डिसीजंस इतने ज़्यादा डिले नहीं होते कंपैरेटिव टू द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बहुत लंबे लंबे टाइम तक डिस्कशंस चलते हैं, डिबेट्स चलते हैं. दिस काइंड ऑफ थिंग्स लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज लीड्स टू बैड डिसीजंस. आपको पता है पॉलिटिक्स में कई बार वो लोग आ जाते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, जिनका कोई कभी इंटरेस्ट नहीं है कि वो लीडर वगैरह बनकर काम करे लोगों के वेलफेयर के लिए. क्या होता है, उनकी जनरेशंस चल रही होती है पॉलिटिक्स में, so for this fame and all they used to take part in democracy or they used to come in elections and all and take position as leaders. तो जब जिस इंसान का कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, उसको कुछ करना नहीं है लोगों के बेटरमेंट के लिए, तो वो कभी सही डिसीजंस नहीं ले सकता है लोगों के लिए, ठीक है. उसके लिए जस्ट पॉलिटिक्स एक टाइम पास है. तो ऐसे लोगों की वजह से कई बार क्या होता है, गलत डिसीजंस भी लिए जाते हैं किसमें, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. उसके बाद में नेक्स्ट इज करप्शन. बहुत ज़्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, लोग पैसे वगैरह देकर पार्टी टिकट्स खरीद लेते हैं. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो सीन in
बार तो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए पॉलिटिक्स चलती रहती है, लोगों के वेलफेयर का कोई ध्यान नहीं होता है जनता लीडर्स को। लास्ट वन इज सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन। अब कई बार जो वोटर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें लगता है कि सभी पार्टी एक जैसी है, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस पार्टी मतलब उनको बेनिफिट दे सकती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है उनके अपने बिहाफ पे उनका लिटरेसी लेवल इतना हो कि वो पता ही ना कर पाए, या फिर कई बार क्या होता है लीडर्स की तरफ से भी फॉल्ट हो सकती है कि सभी एक जैसे हैं, ठीक है, प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनके लिए कई बार बहुत बड़ा एक डिफिकल्टी वाला इशू हो जाता है टू चूज टू whom टू वोट। तो ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, एक सिचुएशन ऑफ एम्बिग्यूटी है या एक सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन है many of the times. These are the 5 demerits, disadvantages we can say, or arguments against democracy we have seen. Now we will see what are the various merits, advantages, और we can say arguments in favor for democracy. इसमें हम ये बातें करेंगे सारी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अच्छी है तो क्यों अच्छी है। बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी ऑफ फेमाइन दैट अकर्ड इन चाइना। चाइना में क्या हुआ था 1961 में, बहुत ही बुरा फेमाइन रिकॉर्ड किया गया, देखा गया, जो काफी फेमस रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में। और इस फेमाइन में 3 करोड़ पीपल डाइड, लोगों की जाने गई, मारे गए लोग। और इंडिया ने भी सफर किया था उसी टाइम पे फेमाइन, बट इंडिया की कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेटर रह गई चाइना से, इसलिए वो हैंडल कर पाए इस फेमाइन को। इंडिया की इतनी बुरी कंडीशन नहीं हुई जैसी चाइना की हुई। और इकोनॉमिक्स जो है उनका ये रिजल्ट है, उनका ये ओपिनियन है कि इंडिया ने इस फेमाइन वाली सिचुएशन को हैंडल कर लिया, चाइना जैसी सिचुएशन इंडिया को फेस करनी नहीं पड़ी। उसके पीछे ये रीजन है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी और वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उसकी वजह से ऐसा हो पाया, ठीक है। इंडिया में क्या था, डेमोक्रेसी सिस्टम था, और उस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों की फूड स्केर्सिटी वाली जो दिक्कत थी उसको रेस्पॉन्ड किया, उसको काफ़ी हद तक सॉल्व किया। बल्कि चाइना में ऐसा नहीं हुआ, चाइना की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने ये तक पॉइंट आउट किया है कि नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। जितना बड़ा फेमाइन चाइना में देखा गया, ऐसा कभी भी किसी डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट कंट्री में नहीं देखा गया। और चाइना में क्या था उस टाइम, मल्टी पार्टी इलेक्शंस थे, ऑपोजिशन पार्टी थी, एक प्रेस फ्री पार्टी भी थी क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट को। और उस सबने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट ठीक होती, ठीक है, तो क्या करते, चाइना का जो में इतने लोगों की जो जाने गई है फेमाइन की वजह से, वो नहीं जाती। तो काफ़ी जो रिजल्ट इसका एनालिसिस के बाद ये रहा कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी और गवर्नमेंट से, क्योंकि ये गवर्नमेंट लोगों की नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, आंसरेबल है। और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को कोई मतलब नहीं है लोगों की नीड्स से, ना वो डिपेंड करते हैं, सिर्फ जो मेन चीज़ वहाँ पर डिपेंड करती है कि व्हाट द रूलर वांट्स, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो फर्स्ट फीचर हमारा निकल कर आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोगों के लिए आंसरेबल है। लोगों के प्रॉब्लम्स आप देखते हो ना, हमारे कंट्री में फ्लड आ जाता है, तूफान आ जाता है, कोई भी सिचुएशन हो जाती है, अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, एपिडेमिक, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है फॉर द लो इनकम ग्रुप पीपल, उनको सपोर्ट करने का किसी भी मीडियम के थ्रू। तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नहीं तो रूलर को कोई मतलब नहीं हो सकता था अगर किसी और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, स्पेशली इन द केस ऑफ डिक्टेटरशिप एंड ऑल। नेक्स्ट फीचर की अब हम बात करते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेसी क्वालिटी ऑफ डिसीजंस को कैसे इम्प्रूव करता है, जैसे मैंने बोला था ये हम डिस्कस करेंगे। अब इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है, कंसल्टेशन पे बेस्ड है, डिस्कशन
डिस्कशन पे बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, डिस्कशन में, मीटिंग्स में। और जब बहुत सारे लोग साथ मिलेंगे तो क्या होगा, करेक्शन टाइम टू टाइम हो पाएगा, यानी जो पॉसिबिलिटी है मिस्टेक्स की वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। ऑल्दो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जो ऑप्शंस निकल कर आएंगे, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो बहुत ही क्या होगा, बेस्ट होगा, हम कह सकते हैं। और वो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेना गलत डिसीजन या इररेस्पॉन्सिबल डिसीजंस को रिजल्ट करता है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। थर्ड अगर मेरिट की बात करें, दैट इज डेमोक्रेसी क्या करती है, हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है कि हम अपने डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करें। आपको पता है कि इंडिया एक बहुत ही क्या है, सोशल डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंडिया में है। अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग रिलीजन्स प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके कस्टम्स रिचुअल्स सब अलग है। तो जब इतना सारा वेरिएशन होता है किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में, तो उनके जो चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट्स के वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। जब दो लोग एक जैसे होंगे तो लड़ाई कम होगी ना, अब ज़्यादा बिल्कुल ही अलग होंगे तो उनकी तो हर छोटी छोटी चीज़ों पे क्या होगी, झगड़े होंगे, लड़ाई होगी। तो अब इंडिया को ये भी पता है कि इन तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करना है। तो कई बार क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी एक मीडियम है जो एक पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अगर कुछ भी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे केस। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है कंट्री में पीसफुल तरीके से रहे, तो डेमोक्रेसी इसके लिए बार बार एफर्ट्स डालता रहता है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह से प्रोवाइड कर रखी हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इस अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग, वेरिएशन के अकॉर्डिंग कम हो। जैसे हमारे कंट्री में अगर आप देखोगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल कंसिडर्ड, ठीक है। बहुत सारी फ्रीडम दे रखी है कि रिलीजियस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस वगैरह चला सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। तो इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ग्रांटेड है लोगों की, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन अलग अलग रीजन या कास्ट के लोगों में ना आए, और फिर भी आती है तो उनको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अब इसमें आप बोलोगे मैम कैसे, तो डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। अब डेमोक्रेसी क्या करती है इंडिया में, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों का इंक्रीज करती है। इसमें आप दो एग्जांपल दे सकते हो। वन इज राइट टू वोट। भाई लोगों को भी लगता है कि मेरा जो एक वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे अंदर ताकत है देश बदलने की, सरकार बदलने की, ठीक है, ये चीज लोगों में। तो ये कैसे प्रोवाइड कर रखी है डेमोक्रेसी ने, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों का कैसे रेज कर रही है डेमोक्रेसी, बाय प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स। और अभी तो बहुत अच्छा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ गया है। हर नागरिक को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से पूछ सकता है कि आप फंड्स को किस तरीके से, कितना, कहाँ पर, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन 100% ट्रू एंड फेयर तरीके से जनता को, लोगों को, सिटीजन्स को देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो एक तरह से इम्पोर्टेंस है लोगों की, वो उन्हें इंक्रीज हो रही है उनकी, या डेमोक्रेसी इंक्रीज कर रही है। लास्ट इज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। कई बार क्या होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ गलतियां गवर्नमेंट से भी हो जाती है, ठीक है, बिकॉज नथिंग इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। कहीं से भी गलती हो सकती है किसी भी तरीके से। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां उस तरफ से कुछ गलती होती है, तो वो क्या करती है, पब्लिक को एक चांस देती है कि उनके मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसमें। कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जब कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, गलती मतलब पेपर में कुछ गलत होता है, या फिर आपसे अप्रूवल मांगा जाता है कि भाई ये आंसर की हमारे अकॉर्डिंग है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप इस डेट तक हमें क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन या जो भी है आपका ओपिनियन भेज सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस तो लोगों को मिल ही रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी श्योर कर रही है कि भाई हमारी तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो वी आर हेयर टू करेक्ट दिस, मतलब आप लोग उसमें पूरा रोल प्ले कीजिए। हमें एक मीडियम प्रोवाइड करती है कि हम गवर्नमेंट की हमसे कोई गलती हुई है तो वी विल करेक्ट दैट। These things are there, these are the merits, different merits we have seen. So these are the ways
by which we can say democratic form of government is best form of government. अगर हम बात कर लें थोड़ा सा डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम 3-4 डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस इज रिलेटेड टू द मीनिंग. ये बेस्ट इसलिए बिकॉज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. रूलर्स क्या होते हैं? अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनता के लिए. वेयर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रूलर्स कभी भी अकाउंटेबल या आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल जनता के लिए और उनकी नीड्स के लिए नहीं होते. सेकंड, पार्लियामेंट होती है सेपरेट बॉडी. कहाँ पर? डेमोक्रेटिक कंट्री में. और आर्मी का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर सकता बिना किससे? आर्मी से पूछे या फिर चीफ ऑफ आर्मी से के कंसेंट के बिना. मतलब आर्मी का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है वहां पर. फिर थर्ड पॉइंट, अगर डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक किस पर बेस्ड है? कंसल्टेशन, डिसीजन मेकिंग, डिबेट्स, एंजॉइंग राइट्स ऑफ डिसीजन. बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री किस पर बेस्ड है? या तो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर डिक्टेटरशिप पर. अब जो राइट्स है जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह, फंडामेंटल राइट्स वगैरह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिए जाते हैं, बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादातर केसेस में नहीं दिए जाते. अगर दिए भी जाते हैं बहुत ही लिमिटेड लेवल पर दिए जाते हैं इस तरीके के राइट्स. तो दीज आर द वेरियस वी कैन से डिफरेंसेस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी उसका ब्रॉडर मीनिंग में आप थोड़ा सा पढ़ोगे. रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पर क्या होंगे? इलेक्टेड रूलर्स होंगे, इलेक्टेड लीडर्स होंगे जो अपने अपने लेवल्स पर जो 3 ऑर्गन्स है डेमोक्रेसी के, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी, जो अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से काम करेंगे. आपको पता है लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है? टू मेक एंड पास द लॉज. एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है? टू appoint the various ministers and all, okay, in charges. And third one is to settle the dispute. Judiciary का function क्या है? लोगों के disputes को solve करना. And next thing is that इसके अलावा काफी कुछ इसमें अब रहा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है मेरा कहने का मतलब. all the things we have done, differences and all. So students revise the lesson well. आपने 9th में पढ़ा था, बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोग भूल चुके होंगे लेसन को. So today I will provide you PDF because NTSC point of view से एक वर्ड पढ़ना जरूरी है. And in the another revision classes which will be coming in the next week, in those classes I will try to provide some MCQs and questions also. So till that revise the lesson line by line. In the next class we will study the first lesson. This one is second lesson and first lesson that is अबाउट डेमोक्रेसी ओनली. डेमोक्रेसी का कैसे स्टार्टिंग हुआ वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. डेमोक्रेसी को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा व्यू करेंगे. तो उस लेसन को भी इसी तरीके से हम 30 to 40 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करने का या रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल दैट यू कंप्लीट एंड रिवाइज दिस लेसन. थैंक यू.